Hello, welcome to the weekend. Today we will start the chapter number 3 Money and Credit of Economics in class 10th. As you can see, the title of the chapter Money and Credit. Of course, money and credit is a very large and important part of our everyday life. मतलब आज की हमारी दुनिया की ज़िंदगी में हम सोच भी नहीं सकते हैं पैसे के बिना कोई कैसे जी सकता है, क्रेडिट के लाभ के बिना कोई कैसे जी सकता है। हर कोई अपने ही लाभ के फ़ायदे के बारे में सोचता है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। जो मतलब मनी का सिस्टम नहीं था, मनी एक्सचेंज का सिस्टम नहीं था, बाद में आया। पहले जो सिस्टम था दैट इज़ कॉल्ड द बार्टर सिस्टम, एंड इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। ये बार्टर सिस्टम होता था। मीन्स सपोज एक फ्रूट सेलर है और एक कोई भी दूसरा से सपोज शूज़ सेलर है। दोनों के आपस में मतलब गुड एक्सचेंज करना, मतलब जिसकी शूज़ की दुकान है वो फ्रूट्स वाले से कहेगा कि मुझे थोड़े फ्रूट्स चाहिए, और फ्रूट्स वाला है वो कहेगा मुझे शूज़ चाहिए पहनने के लिए। तो दोनों आपस में सामान को एक्सचेंज, गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे। दैट इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके। और जब व्हेन दे बाय ईच अदर्स कमोडिटीज़ और गुड्स, इट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी कि उनको भी वांट थी, किसको? फ्रूट सेलर को भी वांट्स थी, ज़रूरत थी, और शू सेलर को भी ज़रूरत थी, वांट्स थी। तो दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया अपना अपना गुड्स। दैट इज़ कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। एंड विच सिस्टम? बार्टर सिस्टम। Or suppose if fruit seller wants shoes, but shoe seller doesn't want fruits, then what happened? तो एक्सचेंज तो हो नहीं सकता। तो फिर फ्रूट सेलर के पास जो मनी होगी वो अगर शू सेलर को देंगे, दैट इज़ कॉल्ड मनी। मनी का सिस्टम ऐसे आया कि जब नीड्स और वांट्स इंटर एक्सचेंज नहीं हो सकती थी, जब जाके ये मनी का कॉन्सेप्ट बाहर आया। उसमें ये था कि जो आपके पास सेविंग है, आपके पास पैसे इकट्ठे हैं, उसको आप किसी सामान को खरीदने के बदले में दे सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। एंड इन मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये तो थी पहले के ज़माने की बात। अब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है? दैट इज़ करेंसी, डिपॉजिट्स एंड बैंक्स। दो फॉर्म्स हैं। करेंसी में क्या है? करेंसी इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इंक्लूड पेपर नोट्स है या कॉइन्स हैं। तो करेंसी में यही दो चीज़ें आएंगी, पेपर नोट्स आएंगे या कॉइन्स आएंगे। एंड इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज द करेंसी इज़ ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और इसको ऑथोराइज किसने बनाया है? तो इसको ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। ऑथराइज करने का मतलब है, सपोज आज मैं मनी चेंज करना चाहती हूँ, पेपर की जगह कॉइन चलेंगे, कॉइन की जगह रबड़ की वो चलेंगी कॉइन्स, ऐसा तो मेरी मर्जी से थोड़े ना होगा। इट्स नॉट माई चॉइस, इट्स नॉट माई डिसीजन, इट्स द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं इंडिया में मैं रहती हूँ, वहाँ की सिटीज़न हूँ, जो जहाँ का सिटीज़न है उस कंट्री के रूल्स एंड चलेंगे, रेगुलेशन। तो सबसे पहले ये है कि उसको ऑथोराइज कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइजेशन किसको दिया है, किसको अथॉरिटी दी है? आरबीआई को, है ना। आरबीआई को सारा हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ इशूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से जो ये मनी एक्ट है इज़ एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इस मनी की जो डेवलपमेंट ने और एक्सचेंज सिस्टम ने हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो पहले प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, कि भाई तुम्हें तो ये चाहिए लेकिन मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो उसको सॉल्व कर दिया था। वहाँ से जब हम करेंसी में आ गए, तो करेंसी में भी आजकल पेपर नोट और कॉइन्स का तो जो है फैशन कहें या चलन कहें ख़त्म हो गया है। और क्या स्टार्ट हो गया है?
ई करेंसी ज़्यादा चल रही है। आप पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करते हैं क्रेडिट डेबिट कार्ड से, पेटीएम, गूगल पे, आप जानते हैं ये सब चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही है। तो यानी कि ई करेंसी जो है उससे भी ज़्यादा मॉडर्न वे बन गया है, वे ऑफ एक्सचेंज। And the law legacies the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling transaction in India। यानी कि आप इस चीज़ को यू कैन नॉट रिफ्यूज़ कि मुझे तो पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो सोने की दीनारें दो, ऐसा नहीं कह सकते आप। आज के जो भी सर्कमस्टेंसेस है उसके अंदर आपको पेमेंट रुपीज़ में ही लेना है। कॉइन्स जो इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है अभी 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़ जो भी है, तो वो उसी में आपको पेमेंट लेना है। आप मतलब मना नहीं कर सकते, रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, रुपी को वाइडली एक्सेप्टेड कर दिया किसने? यहाँ के इंडियन पीपल्स ने। फॉर व्हाट? फॉर एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एंड किसी के पास करेंसी जो है इस फॉर्म में नहीं हो, पेपर नोट या कॉइन्स या जो भी ई करेंसी चल रही है, तो सेकंड ऑप्शन होता है डिपॉजिट्स एंड बैंक्स। एंड व्हाट इज दैट? डिपॉजिट इज थिंग विच in which people hold money as deposited with banks। means suppose किसी पर्सन की सैलरी है और इन द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी मिलती है और थोड़े से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। वो ज़्यादा पैसे उनका क्या करेंगे, जाके उन्होंने सपोज घर में रखने के बजाय दे चूज़ टू डिपॉजिट इन द बैंक। उन्होंने जाके बैंक में दे डिपॉजिट इट विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम्स। अपने नाम से अकाउंट खुलवाया और उसमें उन्होंने डिपॉजिट कर दिया। एंड बैंक्स एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस डिपॉजिट को, उस करें जो उन्होंने मनी उनको दी थी, और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी दिया। इंटरेस्ट की रेट वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, पीपल्स मनी इज सेफ विद द बैंक्स एंड इट अर्न्स एन अमाउंट एज इंटरेस्ट। तो एंड ऑल्सो पीपल हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। जब भी उनको ज़रूरत होगी, जब वो बैंक से अपनी मनी को विदड्रॉ भी कर सकते हैं, जितनी भी ज़रूरत है उतना कर सकते हैं। तो सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन एंड डिमांड, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। इस तरीके से इसका नाम डिमांड डिपॉजिट्स पड़ा। पहले तो डिपॉजिट था, फिर डिमांड डिपॉजिट। कैसे हुआ कि जब भी ज़रूरत आप विदड्रॉल कर लो, किसी को ज़रूरत हो तो क्या इसका क्या मतलब हुआ? पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग अकाउंट इन बैंक। जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा होता है, ऑफकोर्स नीड की बात नहीं हो रही है, डे टू डे लाइफ में किसी को भी इतने पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो घर में रखना इतना सेफ भी नहीं है, बैंक में रखना सेफ है। तो वहाँ अपना अकाउंट बना के डिपॉजिट कर दीजिए, उसके ऊपर बैंक हमको इंटरेस्ट भी देगा और आपके पैसे सेफ भी रहेंगे, और जब आपको डिमांड हो, ज़रूरत हो, यू कैन विदड्रॉ इट। तो इसलिए इसका नाम डिमांड डिपॉजिट पड़ा। एंड सिंस द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड्स, दैट they are known as demand deposits, we have discussed. Payment through check, the payer who has an account with the bank makes out a check for a specific amount। डिमांड डिपॉजिट को किसने रिप्लेस किया? चेक ने। एज यू कैन सी इन द पिक ऑन द पेज नंबर 41, चेक पेमेंट का जो वो बना हुआ है परफॉर्मा, उसमें सब आपको पता है कि जो पेयर है उसका नाम है, डेट है और अमाउंट है कि कितना उनको करना है पेमेंट, और अकाउंट नंबर है, बैंक ब्रांच कोड है, चेक नंबर है। ये सब इस चेक के अंदर सारी डिटेल लिखी हुई होती है, और ये बहुत इजी वे बन गया था। the facility of check against demand deposit makes it possible to directly settle payments without the use of cash। कैश की ज़रूरत नहीं होती थी, बिना उसके भी आप अपना पेमेंट कर सकते थे। ये इसका बेनिफिशियल पॉइंट था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब नेचुरल सी बात है कि दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतना सारा बैंक जो है पैसा है, डिपॉजिट है, वो अपने पास रख के क्या करता है उसका? तो बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विद देमसेल्व्स।
अपने पास बहुत कम हिस्सा जो है डिपॉजिट का रखते हैं. सपोज इन इंडिया today's time 15% of the capital they deposit as a cash themselves. So what is the policy? ये बैंक जो क्या करते हैं, बैंक जो है फॉर एग्जांपल बैंक्स इन इंडिया जो है आपके 15% अपने पास रख लिया अमाउंट कैश का. क्या सपोज अगर आपको डिमांड हुई और आपने विड्रॉल किया तो इतना पैसा तो होगा, इससे ज़्यादा पैसा नहीं निकालता कोई. ये लिमिट होती है कि जैसा कि आपने सुना होगा बैंक में भी लिमिट होती है पैसे निकालने की कि एक दिन में आप इससे ज़्यादा पैसे नहीं निकाल सकते हो. तो उन्हें वो कॉन्फिडेंस होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जो बाकी बचा हुआ पैसा होता है बैंक उसके साथ क्या करती है, बैंक के पास सिर्फ डिपोजिटर्स नहीं आते हैं, बोरोवर्स भी आते हैं. मतलब उधार लेने के लिए भी आते हैं लोग, लोन लेने के लिए. लोन पॉलिसी से ही एक्चुअल में बैंक को अपना नेट प्रॉफिट मिलता है. कैसे? सपोज बैंक जो है आपको से डिपॉजिट लेगी कि आप हमारे बैंक में अपने कैश को है डिपॉजिट के उसमें रखिए और आपको 3% इंटरेस्ट देंगे पर ईयर. ये उनके टर्म्स होती हैं और साइन करवा लेते हैं हमसे और ये हो जाता है डिसाइड. फिर जब कोई बोरोवर बैंक के पास जाता है लोन लेने तो वो उसी आपके डिपॉजिट को उन्हें बोरो करने के लिए देते हैं, उनको देते हैं हाई रेट पे. सपोज उनके पास कोई आया और उन्होंने कहा हम आपको 10% पे देंगे, 10% इंटरेस्ट पे देंगे. तो वो तो बेचारा बोरोवर है, उसको ज़रूरत कुछ भी हो सकती है. इट कुड बी होम लोन, इट कुड बी एजुकेशन लोन, कुछ मेडिकल नीड हो, कुछ भी हो, होम कंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है ज़रूरत हो. लेकिन वो ज़रूरत है तभी तो लोन लेने आया है. तो वो लोन को क्या है कि उसको बोरोवर्स जो है उसकी कंडीशन बैंक की मान लेते हैं ये टर्म्स कि ठीक है 10% इंटरेस्ट पे दे दीजिए पर ईयर्स के हिसाब से और इतने ईयर की वो बनेंगे इंस्टॉलमेंट, 10 ईयर्स की, 20 ईयर्स की, अब 2 ईयर्स की, 5 ईयर्स की, डिपेंड ऑन द डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, अमाउंट ऑफ द कैश डिपॉजिट. तो क्या बैंक का नेट जो प्रॉफिट है वो यही है. आपको तो आपके मनी पे 3% इंटरेस्ट दे रहा है, उनसे ले रहा है 10%. तो जो 10 माइनस 3 7% किसके पास जा रहा है? बैंक के पास. दैट इज द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स, मतलब इनकम, मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम. डिपॉजिटर्स जो हैं उनके और बोरोवर्स के बीच में जो मनी को वो क्या कह सकते हैं, पैसे जो बना रहा है या उनको मतलब हाई रेट पे बेचारे बोरोवर्स को दे रहा है और वो उनको रीपे कर रहे हैं, वो ही बैंक्स का जो है मेजर प्रोपोर्शन है. और किसका? उनकी इनकम का. That means the difference between what is charged from borrowers and what is paid to depositors is their main source of income. ये इसका मतलब. Next is two different credit situation. What is that mean? Credit या loan is the same thing. जो उसका agreement हुआ है in which the lender supplier the borrowers with money, goods or services in return for the promise of future payment. आप हमको रीपेमेंट करेंगे, फ्यूचर में पेमेंट करेंगे. इस उनके एग्रीमेंट पे जो है सप्लायर है बोरोवर को मनी की बात हुई है या जो भी गुड्स की बात हुई है, सर्विसेज की बात हुई है, वो उनसे प्रोमिस के आधार पर, एग्रीमेंट के आधार पर ये होता है कि रीपेमेंट होगा. लेकिन इसके भी 2 डिफरेंट सिचुएशन है. व्हाट? फर्स्ट सिचुएशन इज फॉर एग्जांपल फेस्टिवल सीजन दे रखा है इन योर एनसीईआरटी. फेस्टिवल सीजन और स्वप्नास प्रॉब्लम करके 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं. व्हाट इज द मीन ऑफ दिस एग्जाम्पल के तो 2 सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें एक सिचुएशन में क्रेडिट इज अ गुड थिंग, वो जो कर रहा है प्लेज अ वाइटल और पॉजिटिव रोल, एंड इन द अदर सिचुएशन सेम क्रेडिट प्लेज अ विटी और रॉन्ग or negative role in this situation. Like
सलीम का आपने एग्जांपल लिया जो कि शू सेलर था, उनको अपनी छोटी सी फैक्ट्री में काम करवाना था, तो मतलब उन्होंने क्रेडिट लिया और उनको प्रॉफिट हुआ, उनका अच्छा चला बिजनेस, उन्होंने रीपेमेंट भी कर दिया और उनको प्रॉफिट भी हुआ। तो यहाँ पे क्रेडिट ने क्या सिचुएशन करी कि क्रेडिट इन दिस केस pushes द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज गुड। उनको अच्छे से मतलब रीपेमेंट भी कर दिया और प्रॉफिट भी मिल गया, ये इसमें क्रेडिट का फ़ायदा हुआ। और इन द स्वप्ना's केस क्रेडिट pushes the borrower या स्वप्ना into a situation from which recovery is very painful। समझे? तो in one situation credit helps to increase earnings and therefore the person is better off than before। पहले से जिस सिचुएशन में था उनको ज़रूरत थी तो बैंक ने पैसा दिया और उन्होंने उसको लगाया और उनको फ़ायदा हुआ, तो पहले से अच्छी सिचुएशन में आ गए। एंड इन अनदर सिचुएशन बिकॉज ऑफ द कोई भी फेलियर रीज़न हुआ उस वजह से क्रेडिट पुशेस द पर्सन इनटू अ डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप ये होता है कि सपोज मैंने 1 ईयर के लिए लोन लिया या किसी ने भी 1 ईयर के लिए लोन लिया और बिजनेस में लगाया और बिजनेस फेल हो गया, फिर हम रीपेमेंट का कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सके और नेक्स्ट ईयर के लिए हमको वापस लोन लेना पड़ा। दैट इज़ कॉल्ड डेप्ट ट्रैप, कि मतलब बढ़ता ही जा रहा है उधार। तो ये इन दिस सिचुएशन क्या हुआ कि क्रेडिट ने पहले की सिचुएशन में मतलब दैट इज़ वर्स ऑफ देन बिफोर। इस सिचुएशन में ये हुआ, क्रेडिट ने सेम क्रेडिट ने किसी को तो बेटर ऑफ किया और किसी को वर्स ऑफ किया। ये दो इसकी सिचुएशंस है। और ये जो सेकंड सिचुएशन है इट हैपेंस इन रूरल एरियाज मोस्टली, मतलब दे डिमांड्स फॉर क्रेडिट एज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। स्वप्ना को भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए चाहिए था, तो कोई सर्टेनिटी तो है ही नहीं कि अगर मौसम ख़राब हुआ या कुछ भी हुआ तो सपना या कोई भी जो फार्मर है वो अगर लैंड उसके लिए रेंट पे ले रहे हैं तो उसको रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो इनकम जो है रीपेमेंट ऑफ लोन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली क्रेडिट की सिचुएशन के हिसाब से के ऊपर। अगर उस सिचुएशन में उसको पॉजिटिव सपोर्ट मिला, उसकी सिचुएशन बेटर ऑफ हुई तो ही उसकी इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो रीपेमेंट का सोर्स बनेगा। समझ में आई? ये है। और क्रेडिट जो है यूज़फुल है या नहीं, इट विल डिपेंड ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन वेदर देयर इज़ सम सपोर्ट इन द केस ऑफ लॉस। तो जिसका जैसा रिस्क है बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वापस रिटर्न आएगा, प्रॉफिट आएगा, ये उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज़ दैट मीन्स कि जब भी आप बैंक से या किसी भी और सोर्स से क्रेडिट लेंगे, लोन लेंगे, तो उसकी टर्म्स क्या क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी और वॉट एवर इनफॉर्मल सेक्टर सबसे पहले रीपेमेंट का आपसे मांगेगी कि आपके पास मतलब क्या गारंटी है, कुछ दिखाइए कि शो करिए कि आप कैसा हमारा जो लोन है उसको रीपेमेंट करेंगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ हो उसको हमारे पास रखवाइए एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन्स। पुराने ज़माने में भी होता था, पैसे लेने जाते थे उधार लोग, तो अपनी ज़मीन के कागजात रखवा दिया, किसी ने अपने गोल्ड की ज्वेलरी रखवा दी, तो वो क्या होता था, वो एज ए सिक्योरिटी होता था कि भाई आपसे जो हम लोन ले रहे हैं जब तक हम इसको अनटिल द लोन इज़ रीपेड आप इसको अपने पास रखिए और हम उस मनी को लेकर जो कुछ भी बिजनेस करना चाहते हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज़ में है या वो कुछ भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ भी सिचुएशन में पैसा लगाकर उस पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, इसलिए उन्होंने बोरो किया है बैंक से। तो उसको क्या कहते हैं, व्हाट इज़ दैट कॉल, कलेक्ट्रल कहते हैं। जो सिक्योरिटी के अमाउंट या सिक्योरिटी थिंग के हिसाब से जो भी हम रखते हैं उसको कलेक्ट्रल कहते हैं। तो कलेक्ट्रल इज एन असेस्ट दैट द बोरोवर ओन्स, और ये कुछ भी हो सकता है, सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल और लाइव स्टॉक्स,
डिपॉजिट्स विद बैंक्स, कुछ भी आपके गोल्ड वगैरह कुछ भी हो सकता है वो। एंड जब तक आप उनका लोन वापस रीपेड या रीपेमेंट नहीं करते हैं, या यूँ कह लो कि इफ़ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन, द लेंडर हैज़ द राइट टू सेल द असेस्ट और collateral टू ऑब्टेन पेमेंट। तो अगर आपने एक जो आपका टाइम फिक्स हो गया था कि इतने टाइम में सपोज 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए लोन लिया और आप उसको नहीं रीपे कर सके, तो उसके बाद बैंक को या कोऑपरेटिव सोसाइटी को राइट्स होता है कि आपकी वो जो सिक्योरिटी के उस पर रखा गया था उसको वो बेच दें या उसको वो यूज़ करें, उनकी मर्जी है, पूरा राइट उनके पास होता है। ये इस सिचुएशन का ही है। इसी तरीके से देयर आर वैरायटी ऑफ क्रेडिट एग्रीमेंट्स। फॉर एग्जांपल मतलब लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स भी मिलते हैं। और एग्रीमेंट, क्रेडिट एग्रीमेंट्स ये होता है कि जैसे एग्जांपल दिया गया है श्यामल का या रमा का, कि रमा जो है वो पहले श्यामल को देख लीजिए कि वो किस तरीके से उस पर कल्टीवेशन करता है, 1.5 एकड़ का उसके पास लैंड है, और उसने फ्यू इयर्स बैक जो है he would borrow the money from the village money lender at the interest rate of 5% per month, yani 60% per annum. For the last few years, Shamal has been borrowing from an agricultural trader in the village at an interest rate of 3% per month. At the beginning of the cropping seasons, the trader supplies the farm inputs on credit, which is to be repaid when the crops are ready for harvest. मतलब उसने अपने उसके लिए कल्टीवेशन के लिए लिया 3% के उस पर, और उसका जो थी हार्वेस्टिंग के बाद उसको ऑफ कोर्स प्रॉफिट हुआ। तो ये तो उसकी सपोज जो है क्रॉप है अच्छी हो गई तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, और अच्छी नहीं हुई तो कैसे बैंक को रीपे करेगा। या फिर कई बार जो होते हैं मनी लेंडर्स होते हैं उनको भी बीच में या ट्रेडर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं बीच में, मतलब डायरेक्ट बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डायरेक्ट भी लोन नहीं देती, बीच में कई सारे इंटरमीडिएटर भी होते हैं, लाइक ब्रोकर है, ट्रेडर है, ये मैं बता रही हूँ, लोकल लेवल पे मनी लेंडर्स हैं। तो उनसे अगर वो क्या कहते हैं कि आपका अगर प्रॉफिट होए आपकी क्रॉप हार्वेस्टिंग में, तो आप हमें ये बेचोगे, सामान भी बेचोगे, पैसे नहीं चाहिए। कईयों को, कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि आप हमें सामान दोगे, पैसे नहीं चाहिए, वो उसको कम रेट पे खरीद लेते हैं फार्मर्स से, जैसे शामल के केस में। और क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं उसको जमा करके गोडाउन में, और जब उस चीज़ की रेट ज़्यादा होती है, मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसको हाई रेट पे सेल कर देते हो। इस तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं, काम कुछ भी नहीं किया फिर भी प्रॉफिट कमा लिया, ये वाला सिस्टम है। इस तरीके से तरह तरह के एग्रीमेंट होते हैं, क्रेडिट एग्रीमेंट, जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में। नेक्स्ट इज sectors. Sector means there are formal and informal sectors of credit in India. Means formal sectors के इससे क्या मतलब हुआ, यानी कि you can take loans from banks and cooperatives, ये हुआ formal sector. And what are informal sectors? The informal sectors includes money lenders, traders, brokers, employers, relatives, friends, neighbors, एनीबडी जो इनफॉर्मल उसमें आता है। फॉर्मल में बैंक और कोऑपरेटिव्स आएंगे। ऑफ कोर्स जो डिफरेंस है फॉर्मल और इनफॉर्मल में, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर्मल में क्या है, इट्स वेरी सेफ एंड गुड to get loan या borrow money from formal sector. Why? Because there is a authority system who supervise the situations. In India, the Reserve Bank of India supervise the functioning of the formal source of loans. In what? For instance, we have seen that the banks maintain a minimum cash balance out of the deposits they receive. The RBI monitors the banks in actually maintaining cash balance similarly, or the RBI sees that
The banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to the small cultivators, small scale industry and to small borrowers. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरबीआई जो है पूरा उसके पास अथॉरिटी है गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो नज़र रखें कि जो बैंक हैं बैंक के लिए जो रूल्स हैं कि वो अपना एक कैश बैलेंस करके रखना उनको तो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लोन सिर्फ ऐसे लोगों को तो नहीं दे रहे, अमीर अमीर लोगों को ही दे रहे हैं, और बेचारे जो गरीब हैं या स्मॉल लेवल पे अपना कोई भी इंडस्ट्री का काम करना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बैंक दे रहा है या नहीं दे रहा है. और फॉर दैट व्हाट दे डू, banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom and at what interest rate. उनको सब डिटेल में गवर्नमेंट को जो है अपना एजेंडा, अपनी पूरी रिपोर्ट बना के भेजनी होती है कि हमने इतने पैसे दिए, इनको दिए और इस रेट पर दिए. तो उसमें सारा वो ऑफकोर्स उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि किस पर्पज़ के लिए आप ले रहे हैं, रीपेमेंट का क्या है, वो जो भी सोर्सेज हैं. तो ये लेकिन ये सारी की बातें जो है इनफॉर्मल सेक्टर में अनसर्टेन है. मतलब आप अपने एम्प्लॉयर से लोगे, रिलेटिव से लोगे, नेबर से लोगे, तो उनके कौन दे रहे. नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द इनफॉर्मल सेक्टर. कौन उनके वो करेगा सुपरवाइज कि आपको ये करना है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा. दे कैन लैंड एट वॉट एवर इंटरेस्ट रेट दे वांट, दे चूज. उनको जो मर्जी होती है वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं. तो लोगों को अपने जो है राइट्स के बारे में या उनके इंफॉर्मेशन ही नहीं, उनको नॉलेज नहीं है इस बारे में कि एज़ कम्पेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स, मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर्स चार्ज अ मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन्स. इनफॉर्मल जो है सेक्टर से अगर हम लोन लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है. और इन इंडिया पीपल प्रिफर इनफॉर्मल सेक्टर्स मोस्टली, मतलब ज़्यादा उसको देते हैं प्रेफरेंस के इनफॉर्मल से ले लो. मतलब यू कैन सी फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को अगर हम कंपैरिजन करें तो 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाय पुअर हाउस होल्ड्स इन द अर्बन एरियाज आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज. यानी कि 85% जो लोन ले रहे हैं इनफॉर्मल से ले रहे हैं, पुअर हाउस होल्ड. रादर देन दैट द रिच हाउस होल्ड्स आर अवेलिंग चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल लैंडर्स. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बैंक से या कोऑपरेटिव से आप एक बार सिचुएशन सोच के देखिए कि जो अमीर लोग हैं, रिच पर्सन है, क्या वो अपने किसी रिलेटिव से, नेबर से, अपने उनसे पैसे ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं. तो वो उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, उठा रहे हैं फॉर्मल सेक्टर का, वो वहाँ से ले रहे हैं और उनको इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में कम अमाउंट जो है वो एज ए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो आज की सिचुएशन में गवर्नमेंट मस्ट डू सच थिंग्स कि किस तरीके से लोगों को अपने उनके बारे में पता चले, राइट्स के बारे में, कि इनफॉर्मल सेक्टर्स आर मतलब मोर अफोर्डेबल दैन द formal sectors are more affordable than the informal. And for that, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas, so that the dependence on informal sources of credit reduces. वो informal resources पे या उनके जो सेक्टर है उस पे जो डिपेंडेंस है कम हो. रूरल एरिया में बैंक को, कोऑपरेटिव को इसमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है. एंड वाइल फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, it is also necessary that everyone receives these loans. As we have discussed why people have to take money from informal sources of credit. Why is it so? Because banks are not present everywhere. In rural India, बैंक गाँव में हर जगह बैंक नहीं है. थोड़ा टाइम पहले की बात कर, अभी तो फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट. बट अगर हो भी तो उनसे बैंक लोन लेना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उन लोगों को. तो इसके लिए उन्होंने मतलब दे ट्राइंग न्यू थिंग्स, न्यू वेज ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स टू द पुअर और मेनली टू द रूरल पुअर्स. लाइक
in the absence of collateral is one of the major reasons which prevent the poor from getting banks loan. यानी कि जो गरीब है वो बैंक से लोन लेने जाते हो, बैंकर्स कहते हैं कि हमारे पास कलेक्ट्रल रखो, सिक्योरिटी अमाउंट रखो, कुछ भी आपके पास हो तो रखो, तो वो यही कहते हैं हमारे पास कुछ होता है तो हम बैंक में लोन लेने आते ही क्यों, उनके ये रीज़न होते हैं। तो दे आर राइट एट देयर प्लेस, किसी को राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन बैंक्स के भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसका उन्होंने कई लोगों ने नए तरीके निकाले। फॉर एग्जांपल इन रूरल एरियाज वुमेन्स हैं, आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है एसएचजी का, लाइक स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्या होता है कि 15 to 20 या मोर देन 100 तक भी मतलब पीपल हो सकते हैं इसमें, आपकी जैसे भी कैपेसिटी है, और सब लोग अपने जितने उन्होंने पैसे बचाए 20 25 50 100 रुपए, वो सब उसमें ना ग्रुप के मेंबर्स के पास पैसे इकट्ठे होते रहते हैं, और यही ग्रुप वाले आपस में मिलकर मतलब जो है काफ़ी सारी सेविंग इकट्ठी कर लेते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है रिगार्डिंग द सेविंग्स और लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि लोन जो है इस तरीके के ग्रुप मिलकर भी बैंक से लोन ले सकते हैं। एक अकेला अगर रूरल एरिया का कोई पुअर पीजेंट है, अगर वो नहीं लोन ले सकता है, तो 15 20 30 पीपल मिलकर अपना अपना जो भी अमाउंट है उसकी सेविंग करके, अगर उनकी सेविंग इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स इट बिकम्स एलिजिबल फॉर अवेलिंग लोन फ्रॉम द बैंक। मीन्स अगर जो है ग्रुप अपने सेविंग करने में रेगुलर है और उनकी अच्छी वो है रिपोर्ट आई है, तो फिर वो बैंक से लोन ले सकते हैं, क्यों उसमें उनको कलेक्ट्रल रखने में भी आसानी होगी, और वो अपना रीपेमेंट का जो भी है मतलब डिसीज़न है कि द पर्पस क्या है, अमाउंट क्या है, और इंटरेस्ट टू बी चार्ज क्या इंटरेस्ट लगेगा, रीपेमेंट स्केड्यूल क्या है, जो कुछ भी है वो डिसीजन सारे ग्रुप मेंबर्स मिलके ले लेते हैं। और इफ़ एनी ग्रुप मेंबर failed or very लेज़ी अबाउट दिस थिंग्स, इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड जो है, तो मतलब ग्रुप के मेंबर्स उसको सीरियसली लेते हैं, सीरियस डिसीजन ले लेते हैं, उसके खिलाफ निकाल देते हैं मतलब ग्रुप में से, क्योंकि बैंक फिर उनको लोन नहीं देगा, तो ग्रुप के नाम पर भी लोन मिल जाते हैं। इस तरीके से जो है छोटे छोटे लेवल पे, जो स्मॉल लेवल पे अपना काम शुरू करना चाहती हैं औरतें हैं, आदमी हैं, कोई भी हैं, तो फाइनेंशियली वो सेल्फ रेलिएंट फील करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो गांव में रेगुलर मीटिंग करते हैं, तो उस एक तरह का उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो गया जहाँ पे वो लोग डिस्कस भी करते हैं, और ऑफ कोर्स दूसरे इश्यूज़ पे भी उनकी बात हो जाती है, सब सच एज हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, कुछ भी हो जो भी उनकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो सब वो वहाँ पे डिस्कस करते हैं, या वो अपने विलेज से अपने जहाँ पे वो रहते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर भी वो डिस्कस कर लेते हैं इसकी वजह से। इसका एंड वन मोर एग्जांपल, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है, इट इज स्टार्टेड इन 1970 एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट। ग्रामीण बैंक इन अक्टूबर 2014 हैज़ ओवर 8.63 million members in about 81,390 villages। देखा आपने 81,390 विलेजेस इसके अंदर हो गए, इतना बड़ा बैंक बन गया ये इतने से सालों में, क्योंकि इन्होंने पुअर्स के लिए जो है कम रेट पे ये किया, कि उन्हें मालूम था कि लेट आए या जल्दी आए इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट बनेंगे, और इनकम जो है उन अपनी इनकम जनरेट करने में सक्सेसफुल होंगे। उस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि इन द एंड डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट का ही होगा, नेशन का ही होगा, हमारी ही इकोनॉमिक को फ़ायदा होगा। ये इसका बेसिक वो आइडिया था कि किस तरीके से बड़े बिजनेस के अलावा छोटे बिजनेस को जो है लो स्केल पे जो इंडस्ट्रीज़ या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं या कोई भी बिजनेस है वो करना चाहते हैं तो उनको ये प्रोवाइड कराना चाहिए। सो इट्स एंड द चैप्टर।